अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आज आपका टेस्ट हो गया, केमिकेट का जो थर्ड टेस्ट था वो हो गया और उस टेस्ट का जो आंसर की है वो हमने तैयार की है विद फुल एक्सप्लेनेशन विद ऑथेंटिक सोर्स। इंशाल्लाह 100% जो है ना ऑथेंटिक ऑप्शन हम आपको देंगे और साथ में जो है ना हर एक ऑप्शन के हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे और साथ में इनमें हम आपको बताएंगे कि फिर अभी जो थर्ड टेस्ट हो गया तो इसके बाद आपका एडमिशन जो है ना वो किस तरह अनाउंस होगा, आपने फिर क्या क्या करवाना है, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करवाना है, किस तरह आप फील्ड सेलेक्ट करवाओगे, किस तरह आपका इंटरव्यू होगा और कौन सी डेट पे आपका इंटरव्यू फिर वो आ जाएगा। तो वो हम इन में आपको सजेशन देंगे। इन तक जो है ना आप अपनी इसको देखिए ताकि आपके कितने मार्क्स आते हैं और इस मार्क्स के बेस पे जो है ना फिर आप अपने लिए आगे सोचोगे कि किस फील्ड में जो है ना आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी टेस्ट 3C, तो ये सी वाला कोड वाला टेस्ट है। ओके, इसमें जो है ना टोटल एमसीक्यूज 100 थे, 100 मार्क्स थे और इसके 90 मिनट्स थे। पहला एमसीक्यूज में क्या बता रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर द पर्पस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल ये है कि एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म प्रमोट होने, मतलब सिंप्लिसिटी से कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है ना कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन। तो ये कौन सा वाला प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट है जिसमें सिंप्लिसिटी से कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। तो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज होता है, साथ में बोन डेंसिटी जो है ना वो लॉस होता है। तो ये कौन सा वाला डिजीज है, ये डिजीज जो है ना, ये कंडीशन इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, डायबिटीज, आस्थमा। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका बोन डेंसिटी लॉस होता है और साथ में फ्रैक्चर्स भी आपको आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज दैट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इज कॉज्ड बाय द कोविड SARS-CoV-2 वायरस। ओके, तो ये इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19 और मलेरिया। तो सबसे ज्यादा जो अभी केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुई थी रिसेंटली, आपने देखा था इसका एक पेंडेमिक आया था, तो क्या था वो SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 काज करवा रहा था। अच्छा, फिर 4 नंबर एमसीक्यूज में विच मॉलिक्यूल कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल एंड इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो एक जनरेशन या दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं तो इसके लिए जो कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैरियर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, एटीपी होता है या एंजाइम होता है। तो उसमें स्पेसिफिकली कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, वो डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है। अच्छा, फिर 5 नंबर एमसीक्यूज में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की जो शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करवाते हैं तो वो सेल वॉल होते हैं या सेल मेम्ब्रेन होता है या साइटोप्लाज्म या साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन सेल की शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करवाते हैं एनिमल सेल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन। तो ह्यूमन कौन सा, यूरिया को रिलीज करवाता है या ग्लूकोज को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करवाता है या अमाइनो एसिड या बिलिरुबिन। तो कौन सा है, यूरिया जो है ना ह्यूमन बीइंग एज अ वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वो रिमूव करवाता है। फिर 7 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एब्नॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद कैंसर। तो कौन सा वाला ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी में एब्नॉर्मल इंक्रीज होता है व्हाइट ब्लड सेल्स की और ये कैंसर के साथ एसोसिएटेड कंडीशन है। तो जिस कंडीशन में आपका एब्नॉर्मल इंक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल्स होता है तो न वो तो एनीमिया भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, हेमोफीलिया भी नहीं है, वो क्या है, वो ल्यूकीमिया है जिसमें एब्नॉर्मल इंक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आल्वेओलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑलरेडी प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ये मेन फंक्शन नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फिल्टरिंग ऑफ एयर। तो करेक्ट ऑप्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये आल्वेओलाई का मेन फंक्शन है। फिर 9 नंबर द वायरस पिकलेटिव वायरस, सेप्रोफाइट, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। तो वायरस मेनली क्या है, वो है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ओके, फिर 10 नंबर पे द मेंडल एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट, व्हाट इज द टर्म for the traits that disappear in the F1 generation and reappear in the F2 generation। तो वो ट्रेड जो F1 जनरेशन में गायब होता है लेकिन F2 में अपीयर होता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं, और जो F1 में अपीयर हो गया जो ट्रेड वो कौन सा होता है, वो डोमिनेंट होता है। तो इधर जो डिसअपीयर होता है F1 जनरेशन में तो वो कौन सा वाला है, वो रिसेसिव ट्रेड है। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद इंग्लिश के एमसीक्यूज शुरू होते हैं। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज में 11 नंबर में स्पेस मी I would be happy to dedicate a new extra hours for the humanitarian cause। तो खाली ऑप्शन में जो ब्लैंक ऑप्शन है उसमें क्या आता है, एज ऑफ, एज फॉर, एज फ्रॉम, एज टू। तो इसमें जो है ना एज फॉर मी आई वुड बी हैप्पी टू डेडिकेट अ फ्यू एक्स्ट्रा आवर्स फॉर द ह्यूमैनिटेरियन कॉज। तो एज फॉर इसमें
करेक्ट ऑप्शन आते हैं। चूज द करेक्ट पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन द बुक बिलोंग्स टू। तो टू की आगे फिर आपने क्या लगना है, तो एट्स तो ये एट एट है, ये एट्स फिर इसकी प्लूरल है, लेकिन ये वाला क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है एट्स। तो इधर आपने क्या लगाना है, द बुक बिलोंग्स टू एट्स, आगे ऑनर लिखना है, आपने क्या लिखना है, तो एट्स ऑनर आपने लिखना है, तो एट्स इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फिर 13 आर वी स्पेस टू लीव ऑन वेकेशन। हमने जो है ना ऑलरेडी, ऑल टुगेदर और ऑलरेडी, तो इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने द वर्ड ऑलरेडी आपने लिखना है। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है प्रिपेयर टू डू समथिंग। आप किसी चीज के लिए जो है ना क्या प्रिपरेशन करवाते हो, तो इधर आपने क्या है, वी आर ऑलरेडी to leave on occasion. Okay, he is very careful. He spares his children to drive his car in rush hot tropics. तो इसमें आपने क्या लिखना है, he doesn't, क्यों इधर जो है ना he doesn't allow, तो एक जो है ना allow क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, दूसरा क्या है, ही इधर लगा हुआ है, तो ही के साथ आपने डज नॉट लगाना है, और अलाउ है तो अलाउ प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के साथ आपने जो है ना क्या लगाना है, डज नॉट। बाकी में जो है ना ये क्या है, ये पास्ट टेंस है, साथ में प्रेजेंट टेंस है और हेल्पिंग वर्ब पास्ट के, तो ये वाले गलत है, सिर्फ ये वाला एक करेक्ट ऑप्शन है, डज नॉट अलाउ his children to drive his car in rush hot tropics। अच्छा, फिर 15 में the coach's insistence on fitness has become he yields at players all the time। तो इसमें क्या कहना है कि वो कोच जो है ना वो इंसिस्टेंस बन जाता है और yields at players all the time, हर वक्त जो है ना अपनी वो जो प्लेयर्स है उसको वो कहते रहते हैं। तो इसमें कौन सा वाला है, वो बीमारी जिसमें इंसान इंसिस्टेंस बन जाता है, उसमें जो है ना रिपीटेशन बार बार वो अपने एक्शन में शो करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर ऑब्सेसिव शो कहते हैं कि ये शख्स में क्या ऑब्सेसिविटी इसमें आ गया है। ओके, फिर व्हाट लिटरेरी टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन। तो एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, सिमिली और ऑक्सीमोरॉन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइन कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स एंड सिंगल फ्रेज। और इधर भी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स एंड कंजंक्शन, अपीयर इन कंजंक्शन का मतलब है सिंगल फ्रेज में लेकर ना, तो ये कौन सा वाला है, ऑक्सीमोरॉन है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना 17 नंबर पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियम ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग एडियम का मतलब क्या है, तो लिटरली ब्रेक अ लेग, बैड लक, गुड लक और रनिंग पास। तो इसका मतलब ये ब्रेक अ लेग का एडियम है और इसका मतलब है गुड लक। ओके, फिर व्हाट इज द एंटीनम फॉर जेनरस। तो जेनरस का एंटीनम क्या है, जेनरस, और एंटीनम इसका अपोजिट होगा सेल्फिश। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का कौन सा वाला है, ब्यूटीफुल, अगली, मेडिकोर और बोरिंग। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन ब्यूटीफुल है। ओके, इसका सिनोनिम, एक्सक्विजिट का सिनोनिम जो है ना वो ब्यूटीफुल है। फिर 20 नंबर पर who was the founder of All India Muslim League which played a crucial role in creation of the पाकिस्तान। तो मोहम्मद अली जिन्ना था, लियाकत अली खान था, नवाब सलीमुल्लाह खान था और चौधरी रहमत अली। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना नवाब सलीमुल्लाह खान ने सन 1906 में जो है ना मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। अच्छा, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 1949 में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के वो बन गया, मेंबर बन गया। 22 में व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो 1998 में 28 मई 1998 में पाकिस्तान जो है ना न्यूक्लियर पावर बन गया था। द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी 2 kg, 208 kg, 40 kg और 80 ग्राम सॉरी। तो अच्छा, तो 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl है, NaCl का जब आप 1 मोल का मालूम करोगे तो 23 सोडियम का हो गया, क्लोरीन का 34 हो गया, तो इससे आ गया 40 ग्राम पर 1 मोल हो गया। इधर हमें 2 मोल दिया गया है, तो 2 मोल को 40 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 80 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन इधर क्या है, 80 ग्राम पर 2 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ओके, फिर विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग जो है ना वो कौन सा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्लोरीन है, जिनान है, सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन द सॉलिड स्टेट जो है ना वो होता है कौन सा, वो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि वाइड है सॉलिड स्टेट में, बाकी जो है ना सॉलिड स्टेट में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड बनाता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना मोल्टन NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
प्री मालिक्यूल, प्री आयंस। तो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज के थ्रू होता है? प्री आयंस के थ्रू होते हैं ना, तो प्री आयंस। ओके, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, आर्थो हाइड्रोजन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो कौन सा है? ट्रिटियम है। ट्रिटियम वो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है जो रेडियो एक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस सी वाटर प्योर नहीं है, ब्रॉस भी प्योर नहीं है, साथ में वेप वाटर भी प्योर नहीं है, ग्रेफाइट जो है ना ये क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है। ओके, अच्छा, फिर कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और इन वाला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो कौन सा वाला है? करेक्ट ऑप्शन इसमें है हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो क्या होगी? वो हायर होगी। ओके, अच्छा, फिर जो है ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम्स मीन। तो 18 ग्राम वन वाटर मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना, वन वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो H2O में कितने होते? 18 ग्राम्स होते। तो इससे आएगा वन मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन देके 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन दी के 6.022 इंटू 10 एटम कार्बन दी का बोथ बी एंड सी डी। तो इसमें आप देखिए 2 ऑक्सीजन है तो जब CO2 में 1 मोल ऑफ CO2 जो है ना इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो इतनी ऑक्सीजन होगी। तो ये तो नहीं है, ये गलत है। लेकिन ये वाला 22 ग्राम्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 22 ग्राम है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 6 ग्राम जो है ना वो 12 ग्राम 6 ग्राम इलेक्ट्रॉन हो गई कार्बन की, और 8 वन ऑक्सीजन में हो गए और 8 दूसरे ऑक्सीजन में, तो 16 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑक्सीजन में O2 में हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में हो गई। तो 22 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 1 मॉलिक्यूल में हो गए, और 1 मोल में 22 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। सिमिलरली 6.022 इंटू 10 टू पावर एटम्स ऑफ कार्बन भी हो गई, क्योंकि 1 कार्बन है तो ये वाले कार्बन भी हो गई। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। ओके, फिर इसके बाद आता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको बता रहे, तो कार्बन डाइऑक्साइड O2 है, O2 में कितनी ऑक्सीजन होगी? कितनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगी 1 मोल में। तो इधर जो है ना हमें 16 ग्राम दिया गया है, तो 32 को 2 पे डिवाइड करो आप, तो 0.5 32 को 2 पे डिवाइड करो 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 से क्या आ जाएगा? 0.5 मोल। ओके, तो 0.5 मोल इधर क्या होगा? करेक्ट होगा। एवोगैड्रो नंबर में रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल, ऑल ऑफ द अबव। तो एवोगैड्रो नंबर ऑलरेडी आपको पता है कि हमें शो करवा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, फिर इसके बाद व्हिच अ मेजर which manure of the following is in inorganic fertilizer। तो कौन सा वाला जो है ना वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है? तो मेन्योर, यूरिया, इमोनियम नाइट्रेट, ऑल। तो इसमें जो है ना ये वाला जो है ना ये एमोनियम नाइट्रेट ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अच्छा, डायमीटर ऑफ एन एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ 0.2 मीटर है, 0.2 मिलीमीटर है, 0.2 नैनोमीटर है, 0.2 पिकोमीटर है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन जो है ना 0.2 नैनोमीटर है। ओके, बायोकैटालिटिकल प्रोटीन्स आर एंजाइम। जैसे कि आप सबको पता है कि एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन होते हैं। एंड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, रेयर अर्थ मेटल एंड ऑल ऑफ द अबव। ये सारे क्या है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ओके, अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन? O-2 है, H+ है, क्लोराइड है और सोडियम है। तो कौन सा वाला जो है ना वो सोल्यूशन पाम में एग्जिस्ट नहीं करता? तो H+ आयन जो है ना ये सोल्यूशन पाम में एग्जिस्ट नहीं करता। अमंग हेलोजेंस द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो किसके है? वो क्लोरीन के, जो टॉप पे है। तो इसकी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। आयोडीन इज सॉलिड ड्यू टू आयोडीन की सॉलिड है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो इसमें नहीं बनता। लार्ज वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट भी इसमें नहीं होते। हाई पोलराइजेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होता। तो सी नंबर ऑप्शन इसमें क्या है? हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो है ना आयोडीन सॉलिड होता है। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीटी एसिड? कौन सा वाला पीटी एसिड नहीं है? तो प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, टेलिक एसिड और ब्यूटोनिक एसिड। तो इसमें जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन मुझे तो लग रहा है कि क्या है? टेलिक एसिड है, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो ये वाला जो है ना मुझे पीटी एसिड नहीं लग रहा है, इसमें पीटी एसिड नहीं है। बाकी आप खुद जो है ना इसको भी सर्च करवा सकते हो। ओके, अच्छा, तो फार्मूला पल्मेटिक एसिड इज, पल्मेटिक एसिड का फार्मूला कौन सा है? तो ये सी वाला C16H32COOH। ये क्या है? ये इसका फार्मूला है
पल्मेटिक एसिड का। ओके, फिर इसके बाद जो है ना सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड नहीं है, तो ग्लूटामिक एसिड, ये है लैक्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन। तो ये लैक्टिक एसिड जो है ना ये क्या है, ये अमाइनो एसिड नहीं है। अच्छा, रिएक्शन एट एनोड इज, तो एनोड ऑक्सीडेट वाला फार्मूला आपको याद होगा, तो इधर क्या आएगा, रिएक्शन एट एनोड इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो थायरक्सीन, थायरक्सीन भी मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन है, हेमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, इंसुलिन भी प्रोटीन है। लेकिन माल्टोज जो है ना ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, अमंग द हेलोजन द रेयर एलिमेंट इज क्लोरीन, क्लोरीन, एस्टाटीन, आयोडीन। तो एस्टाटीन जो है ना ये क्या है, ये रेयर एलिमेंट है, एग्जिस्ट ज्यादा नहीं करवाता नेचर में। द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अप टू द मिडल ऑफ थर्ड सीरीज, तो थर्ड सीरीज तक जो है ना ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इंक्रीज होते हैं अप टू द मिडल ऑफ 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में जो है ना ये इंक्रीज होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अच्छा, फिर हाइड्रोकार्बन विच बर्न विद स्मोकी फ्लेम आर कॉल्ड, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है ना वो स्मोकी फ्लेम के साथ जो है ना वो बर्न करवाते हैं, तो कौन सी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्मोकी फ्लेम के साथ जो है ना वो बर्न करवाते हैं। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिमूव्ड विद वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड अल्कीन, अल्काइल रेडिकल। तो जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा लो तो ऑलरेडी उधर जो है ना एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि एक रेडिकल बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल, इसको हम कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना विच वन इज द लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा लो है, तो वो कौन सा वाला है, NH3 है। ये सारे मैंने आपको इधर डेंसिटीज दी है, नियान का है, नाइट्रोजन का है, अमोनिया का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है। तो सबसे लोएस्ट वाला वो किसका है, वो अमोनिया NH3 का लोएस्ट डेंसिटी है। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का कौन सा वाला है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, फिर इसके बाद 51 नंबर, द बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ जाएगा, और फिर जो है ना वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ होगा। अच्छा, द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल। तो जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है ना, तो वो एरिया आपको क्या रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो वो एरिया आपको रिप्रेजेंट करवाते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अच्छा, फिर द रॉकेट्स मोशन इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज, मास, मोमेंटम। तो रॉकेट का जो मोशन होता है ना, तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। ओके, फिर इसके बाद आता है द पार्टिकल ऑफ मास हैज मोमेंटम p, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी mp pi बाई एम स्क्वायर और p स्क्वायर बाई 2m। तो ये फार्मूला है, आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ मोमेंटम जब आप रिप्रेजेंट कराते हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। अच्छा, हेलीकॉप्टर ऑफ मास 3 into 10 kg rises vertically with the constant speed of 2 meter per second. What resultant force act on the helicopter? तो हेलीकॉप्टर पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो ये इधर आप देखिए, ये आपको वेट जो है ना वो दिया गया है, वेट है ये, मास, वेट आप किस तरह मालूम करोगे, मास क्रॉस ग्रेविटी ना, मास आपको दिया गया है, इधर ये वाला मास आपको दिया गया है, मास के साथ ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास वेट आ जाएगा 294,000 जो है ना, ये आपके पास न्यूटन वेट आ जाएगा। अब वेट आपने क्या करवाना है, रिजल्टेंट फोर्स आपने मालूम करवाना है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हेलीकॉप्टर पे होता है वो इसके वेट होता है और इसकी एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस आप वेट से माइनस करवाओगी तो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आ जाएगा हमारे पास। तो एयर रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास जो है ना वो क्या है, वो वेट और जो रेजिस्टेंस होता है एक दूसरे को वो बैलेंस करवाती है, इधर से एयर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इधर वेट जो है ना हम वेट को शुमार करवाते हैं 294,000 न्यूटन। तो इसमें जो है ना फिर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इसमें आ जाएगा 4.5 न्यूटन और टुवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये वाला इसमें क्या आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना 56 नंबर पर, द मास ऑफ द बॉडी इज मेड 3 times एंड द वेलोसिटी बिकम्स डबल देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी फिर इंक्रीज होगा इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 3 times। तो ये वाला फार्मूला है 1/2 एंड mv स्क्वायर। तो m 3 times हो गया और वेलोसिटी जो है ना वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो ऑलरेडी इसको 3 टाइम और वेलोसिटी 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो आपके पास ये आ गया 12 times आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद एंगल दैट अ बॉडी ट्रेवर्स
A body traverses at the center of the circle and two turns as 4 pi radian, 720 ग्राम और 12.6 रेडियन आर ऑफ द अबाउट। तो ये सारे की सारी एक ही टर्म है। जब टू टर्म जो है ना, टू टर्न्स होगा विद इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आपके पास 4 पाई रेडियन, 720 डिग्री और 12.6 रेडियन जो है ना, ये आपके पास, तो ऑल ऑफ द अबाव आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, circular disk of mass m and radiating about its axis with uniform speed v, its kinetic energy is, तो ऑलरेडी 102 mv स्क्वायर ये वाला जो है ना आपके पास आ जाएगा इसका इक्वेशन। अच्छा, द टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, वो 24 हॉर्स का होता है। कितना होता है, 24 हॉर्स का होता है। अब if the amplitude of wave at a distance from a point source is a, then amplitude at a distance r, तो amplitude from a point source a है, तो a हो गया, तो a को आप 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास ये रेडियस आ जाएगा ना, रेडियस इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो हाफ करवा दो आप, तो a/2 जो है ना इसका क्या आ जाएगा, वो रेडियस आ जाएगा। अच्छा, द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 4 atm and that at 3 atm will be, तो ये वाला जो है ना रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना वो डिपेंड नहीं करवाता किस चीज़ पे, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करवाता वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ साउंड, तो इस वजह से जो है ना हमारे पास जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा 1:1:1। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना नेक्स्ट, द डिवाइस विच कैन बी मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज ग्रेटिंग प्लेट, प्रिज्म, पोलराइड और माइकलसन इंटरमीटर। तो वेवलेंथ के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइकलसन इंटरमीटर उसको हम कहते हैं। अच्छा, फिर विच थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू 501.25 डिग्री, तो डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके मुकाबले ये वाला आप जो है ना केल्विन इज इक्वल टू केल्सियस, सेल्सियस प्लस 273.15, तो इसमें आप जो है ना सेल्सियस डाल दो, ये वाला सेंटीग्रेड डाल दो, तो आपके पास आएगा 774.4 केल्विन। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अच्छा, फिर 64 a charge divided into two parts q and q minus q and separated by a distance of r, the force of repulsion between them will be maximum when, तो जब ये q जो है ना आप ये q इसमें q आप डाल दे q/2, तो आपके पास जो है ना मैक्सिमम जो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रिपल्जन फोर्स, ये आप कॉलम्स लॉ से जो है ना ये आप फिर प्रूव करवा सकते हो कॉलम्स लॉ से, तो आपके पास जो है ना q/2, q इज इक्वल टू q/2, बी नंबर ऑप्शन ठीक आ जाएगा। ओके, 65 में क्लोज सरफेस कंटेन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड द नेट इलेक्ट्रिक पल्स टू द क्लोज सरफेस इज, तो क्लोज सरफेस के पास जो है ना फिर नेट इलेक्ट्रिक पल्स क्या होगा, तो इधर आप देखिए सिंस द चार्ज आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, अपोजिट है और इक्वल है, देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज आल्सो 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट into two equal pieces, the resistivity of each will be, तो रेजिस्टिविटी आप जो है ना लेंथ को क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस, 2 इक्वल पीसेस में आपने जो है ना उसको डिवाइड करवा दिया, तो रेजिस्टिविटी वही की वही रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो रेजिस्टिविटी इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज नाइदर लॉन्ग nor perpendicular to that of the magnetic field, then the orbit will be circle, helix, इपिलिप्स, तो न जो है ना वो न तो वो क्या है परपेंडिकुलर है और न उसके साथ जो है ना क्या है चार्ज पार्टिकल इज नाइदर अलोंग, न पैरेलल है और न परपेंडिकुलर है, तो जब ऐसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल वो अंदर हो जाएगा तो फिर वो कौन सा पाथ अप्लाई करेगा, वो इख्तियार करेगा हेलिकल पाथ इख्तियार करेगा। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी v फ्रॉम ईस्ट, द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड अलोंग नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो ये जो है ना डाउनवर्ड टुवर्ड द ईस्ट फील्ड आ गया ना, तो the electron is negatively charged, so the force on the electron will be the opposite direction of the cross product of velocity and magnetic field, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस प्रोडक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इन दिस केस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग अपवर्ड, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है, तो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा, तो इधर जो है ना ये ईस्ट की तरफ है तो हमारे पास ये आ जाएगा वेस्ट की तरफ, उसकी अगेंस्ट आ जाएगा। ओके, फिर अच्छा, द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, दिस रिलेट्स
टू ओहम ला, कूलम्ब्स ला, लेंसेज ला और फिर जो है ना इनमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको द एक्सटर्नल एजेंसी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल में ये चेंज हो गया। तो ये कौन सा लॉ है, ये लेंसेज लॉ आपको जो है ना ये वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओके, कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये वाला तो इजी है आपके लिए। अच्छा, रेक्टिफिकेशन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, अच्छा फिर इसके बाद है एट द स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल इंक्रीजेस द विद इट will length associated with it। अच्छा, the speed of the moving particle increases, the wavelength associated with it will be increases, decreases, not change, none of the above। तो ये हमारे पास है v इक्वल टू एफ लैम्डा। जब स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल इंक्रीज होगा तो स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अच्छा फिर इसके बाद जो है ना द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन फिलामेंट करंट और नेचर ऑफ मटेरियल, पार्टिकल, ऑपरेटिंग वोल्टेज और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें ऑल ऑफ द अबव ये सारे पे जो है ना एक्स रेज क्या करवाता है, डिपेंड करवाता है। अ लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस बिकॉज इट इज हाईली कोहेरेंट, प्लेन पोलराइज्ड, इंटेंस, हाईली डायरेक्शनल। तो लेजर बीम जो है ना वो शार्पली फोकस्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाईली डायरेक्शनल होता है। वो क्या होता है, हाईली डायरेक्शनल होता है। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म ऑफ एनर्जी इज नियरली इक्वल टू 931 किलो वोल्ट और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 139 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ओके, फिर द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन बी एक्सप्रेस एंड एंड द यूनिट ऑफ। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल की यूनिट आप क्या एक्सप्रेस करवाते हो, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी आप बेकरेल पे एक्सप्रेस करवाते हो। किस चीज में, बेकरेल में। यूरेनियम 235 डिकेज द थ्योरियम 234 बाय द प्रोसेस ऑफ। तो डीके, बीटा डीके जब हो जाएगा ना तो बीटा डीके से इससे एक माइनस हो जाएगा 235 से, ये 234 में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पांसिबल है, तो वो क्या है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पांसिबल है। अच्छा, फिर व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो सिंपली ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है। इसमें जो है ना डिफिकल्टी की कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का फंक्शन कौन सा वाला नहीं होता, डाइजेशन फंक्शन स्टमक का होता है, वो लीवर का नहीं होता। इन ह्यूमन विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना अवे फ्रॉम द हार्ट कौन लेके जा रहा है, आर्टरी लेके अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रहा है, वेन जो है ना टुवर्ड द हार्ट लेके जा रहे हैं। ओके, अच्छा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करवाते हैं। तो ऑलरेडी या तो आपको पता होगा, डायबिटीज जब आते थे इंसुलिन की कमी की वजह से, तो इंसुलिन इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन विद इन द ह्यूमन बॉडी इज स्किन। अच्छा, ये वाला जो है ना थोड़ा सा ये वाला है, ये हार्ट है। सिंपली स्किन इधर नहीं है, स्किन ये वाला सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन स्किन जो है ना ये लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन है विद इन द ह्यूमन बॉडी। फिर इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन वो लीवर है। ओके, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर वो कौन सा वाला है, वो जो है ना हीमोफीलिया, वो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एंड डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो ये वाला सैंपल डिफ्यूजन है जिसके लिए जो है ना हायर से लोअर में जा रहा है और उसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। विच ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट प्राइमरीली कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स से प्राइमरीली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अकर होता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है, हार्मोन है, सेल्स है, टिश्यूज है। तो न्यूरॉन जो है ना वो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। इजी एमसीक्यूज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा वाला जो है ना टाइप ऑफ मसल इन द ह्यूमन बॉडी नहीं है। तो कौन सा वाला है, वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ना ये मसल के टाइप्स में नहीं आते। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। अच्छा, फिर विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गीमीट। स्पर्म एंड एग सेल, माइटोसिस है। तो मियासिस, मियासिस किस चीज में, ये स्पर्म एंड एग सेल प्रोड्यूस करवाते हैं, थ्रू मियासिस होते हैं ये। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है ना वो एयर में है और एयर में फिर क्या है, स्टेपस है। स्टेपस इन द एयर है। ओके, अच्छा,
In which part of the digestive system does the majority of nutrient absorption occur? तो nutrient absorption जो है ना वो किस पार्ट में सबसे ज्यादा अकर होते हैं? तो वो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा अकर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो है ना वो कौन सी वायरल डिजीज की वजह से अफेक्ट होते हैं? तो एड्स सबसे ज्यादा अफेक्ट करवाते हैं आपके इम्यून सिस्टम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाती है वो कौन होता है? वो बी सेल होता है जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज बॉडी में बनाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्लम एंड द ब्रेन। तो सेरेब्लम का फंक्शन क्या होता है? ऑलरेडी हम कहते हैं ना कि सेरेब्लम काम करवाता है आपकी बॉडी की बैलेंस में और साथ में जो है ना वॉलंटरी मोशंस में। तो सबसे ज्यादा काम इसका किस चीज में होता है? वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स में एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी में। व्हाट इज द रूल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? पिगोसाइटोसिस मेन फंक्शन होता है किस चीज का? व्हाइट ब्लड सेल का। अच्छा, फिर विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा पार्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है? कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? पार्ट ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल। तो राइबोसोम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन द लीवर। तो पेरोक्सिसोम जो है ना मेनली इन्वॉल्व होते हैं फैटी एसिड की ब्रेक डाउन में और साथ में अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का क्या है एग्जाम्पल? कौन सा वाला है? तो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल जो है ना वो है ये वाला द इन वन अल्जी। अल्जी क्या है? ये ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है और ये खुद भी बनाता है और ये ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग स्टार्च एंड माल्टोज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा वाला जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेकिंग स्टार्च एंड माल्टोज। तो ये क्या है? अमाइलेज जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्च and to maltose breakdown में। Okay, which part of the brain is responsible for regulating basic bodily functions such as breathing and heart rate। तो heart rate और breathing के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो कौन सा वाला होता है? वो मेडुला ओब्लांगेटा होता है। ओके, तो ये था आज का आपका टेस्ट था, बहुत ज़्यादा इजी था। फिजिक्स पे पोर्शन जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपने मायूस नहीं होने। अगर आपके मार्क्स अच्छी आई हो तो बहुत बेस्ट है, अगर मार्क्स थोड़ी सी लो भी हो तो आपने परेशानी नहीं करनी क्योंकि ये लास्ट टेस्ट था। तो अभी जो है ना अभी आपके पास ये होगा कि आपके पास अभी एक एडमिशन फॉर्म आपके साथ जो है ना चंद दिनों बाद शेयर हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म आपने फिर फिल करवानी है, उसकी 3000 फी आपने सबमिट करवानी है। फिर उसकी बेस पे जो है ना एक मेरिट लिस्ट लगेगा और मेरिट लिस्ट में आपको दिखाया जाएगा कि आपके लिए आपका एडमिशन कौन सी फील्ड में हो सकता है। ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट यही पूछता है कि हमारा जो है ना क्या होगा, अब वो टेस्ट हो गया तो क्या होगा, किस तरह की एडमिशन होगी। तो ये खुद ब खुद आपकी जो पेजेस है कॉलेजेस है वो अपना वो मेरे एक एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल जो है ना वो अनाउंस करेगा। केएमयू अपना एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल अनाउंस करेगा और उस पर फिर आपने अप्लाई करवाना है। अप्लाई के बाद एक मेरिट लिस्ट फिर शो होगा और उस मेरिट लिस्ट में फिर आपको दिखाया जाएगा कि आपकी कौन सा पोजीशन है, कौन सी फील्ड में आपके एडमिशन होते हैं। फिर वो जो है ना आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करवाएंगी और वो कॉल जो है ना उधर वो स्पेसिफिकली मेंशन होगी कि इतनी इतनी स्टूडेंट जो है ना इस दिन पे आ जाए, इस नंबर से इस नंबर तक। तो आपको फिर इजीली जो है ना वो समझ आ जाएगा कि आपने फिर क्या करना है। फिर आप उधर इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में फिर आपको पता लग जाएगा कि अभी कितनी सीट्स बाकी हैं और मेरे कितनी कौन सी फील्ड में मेरा एडमिशन हो सकता है मेरी मेरिट के बेस पे। तो फिर जो है ना आपने फिर उधर फील्ड को जो है ना आपने फिर सेलेक्ट करवाना है कि कौन से फील्ड में फिर आप एडमिशन करवा सकते हो। तो अभी जो है ना आप ये वो बंद करवा दी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि अब हमने क्या करवाना है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है, केएमयू की तरफ से एडमिशन अनाउंस होते हैं, फिर उसके बेस पे आपने फिर एडमिशन करवानी है। ओके, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।